पार्ट चलेगा हमारा मैथ्स का, और इसमें है क्वेश्चन नंबर 130 से 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण धन संख्या प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है शॉर्टकट के अंदर कि हमें इसमें घन प्राप्त करना है, कि कोई संख्या जोड़े और वो घन बन जाए। तो हम यह देखते हैं कि सबसे पहले घन देखते हैं, तो 10 का घन यदि हम निकालते हैं 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब निकलता है लगभग, और 10 का क्यूब निकलता है 1000, और 710 में कोई संख्या जोड़ी जाएगी तो 1000 तक पहुंचेगी नहीं अपने दिए ऑप्शन में से, तो 10 का क्यूब तो बनेगा नहीं। तो इससे देखते हैं तो 9 का क्यूब देख लेते हैं हम लोग, और 9 का क्यूब के अनुसार देखते हैं तो ये हो जाएगा 9 नाम 81 इंटू 9, 9 और 8 नाम 72, 729 आने चाहिए। 710 अपने पास है, और इससे छोटी संख्या कौन सी जोड़ सकते हैं, तो 729 में से 10 घटाएंगे तो आंसर आएगा बी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय हो। अब हम इसमें से तिमाही देय की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि जब जो ब्याज है अर्धवार्षिक हो तो दर हमारी जो है रेट है जो आधी हो जाती है, और तिमाही दे रखी है तो दर चौथाई हो जाती है। एक तरह से तिमाही 3 का भाग लगा देते, तो ये 2 है तो हम इसमें 4 का भाग, तिमाही है तो 1/4 हो जाती है, तो हम इसमें जो दर निकल जाएगी हमारे सामने निकलेगी दर 2%, और जो हमारे पास टाइम होता है अर्धवार्षिक में डबल हो जाता है और तिमाही में 4 गुना हो जाता है। अब एक साल में कितना हो जाएगा 4, और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 9 माह का पूछ रहा है, तो टाइम हो गया अपने पास 3। अब हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से लगते हैं 1 प्लस, और दर है अपने पास 2/100, ये यहाँ इसका है प्रिंसिपल जो 1,25,000। हम एक बार इसी को सोल्व करते हैं, आपको आंसर निकालना बता सकता हूँ मैं। तो इसमें हम जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास 102/100, और देखेंगे तो ये हो जाएगा 51/100, सॉरी 51/50, और नीचे अपने सामने आएगा यदि हम इनका क्यूब निकाल लेंगे लास्ट में, तो ये आएगा हमारे पास 2500 इंटू 50। अगेन देखते हैं हम लोग, और ये हमारे पास आएगा 51, तो 51 इंटू 51 आएगा 2601, और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 51 से अगेन, और हम यहाँ देखते हैं कि एक से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो पहला वो आएगा अंक वो 1 आएगा। अब दिए ऑप्शन में से हम यदि देखते हैं तो हमारे पास बी आंसर आ रहा है, बाकी का किसी का एक अंक नहीं आ रहा। यदि एक अंक और किसी का भी होता तो हम इसको आगे सोल्व करते। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये इसका मान आ जाएगा, और ये जो 2500 इंटू 50 है इसको प्रिंसिपल से भी यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो 125, इधर से तो हमारे ये 2 और ये 1 ये कट गए, 25 पंजा 125, तो ये हमारा पूरा ही कट जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारे सामने मान, और इसमें से अब हम जो घटा रहे हैं तो साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि हम क्या घटा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल है वो सिंपल सा है, सम संख्या के अंदर है, और लास्ट का अंक भी 0 है, और ये हमारा मिश्र धन आएगा, तो मिश्र धन का जो पहले अंक की इकाई है वो 1 आएगी, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा। तो दिया ऑप्शन में हमारे पास 1 है। यदि 1 नहीं दिया होता तब हम इसको क्या करते, आगे सोल्व करते, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल गया 1, आंसर बी। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है और 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना ऊपर अंकित करना होगा। अब हम इस सवाल को हम रेगुलर तरीके से भी निकाल सकते हैं, और हम इसी में देख सकते हैं कि कोई भी अंकित मूल्य है और उस पर वो 15% की छूट देता है और 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर
क्रय मूल्य से कितना ऊपर अंकित करना होगा। तो हम देखते हैं, तो हम ये बात मान के चलते हैं कि जो उसका क्रय मूल्य है 100 रुपये मानते हैं, तो 19% लाभ लेने के लिए तो 100 का 19% 19 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 119 हमारे सामने 119 हो जाएगा। अब 15% जो है लाभ वो किससे निकलेगा? 15% हमें लाभ निकालना है अंकित मूल्य पर, तो जिससे हमें क्या हो जाए कि हमारा जो मान है वो 19% लाभ पे प्राप्त हो जाए। तो हम दिए ऑप्शन में सबसे जो इजी ऑप्शन हम देखते हैं, तो इसमें 40% है, और यदि हम ये क्या सोचते हैं कि एक बार 140% का 15% निकालें, और ये हो गया 7 और 7 के 21। अब हम 21 प्लस 119 लिखते हैं, तो ये हो गया 140। तो मतलब हम कितने पे 100 पे 40% बढ़ा देंगे, 100 का 40% 40 ही होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। यदि ऑप्शन में आंसर अपना आ गया सी ऑप्शन को देखते हुए, यदि ऑप्शन में इससे भी नहीं बैठता तो हम एक बार किसी दूसरे से करके देख लेते, क्योंकि लगभग जो 19% के बाद यदि किसी पे 15% की छूट दी जाती है, तो 100 पे तो 15 वैसे ही हो गया। हम देखते हैं 100 पे 15, तो 119 प्लस 15 तो 134 तो वैसे ही हो गया मान। और जब हमारे पास विक्रय मूल्य ही 119 रुपये है और इससे ऊपर वाले पे हम 15% की छूट देंगे, तो जो छूट होगी वो लगभग हमारे पास 15 से ज़्यादा ही होगी। तो इसीलिए भी इस तरह से भी आंसर हम लोग 40% का एक बार आंसर देख सकते हैं, क्योंकि 40 और 38% में से देखेंगे तो हमारा 40% में का सीधा है, तो निकाला तो हमारा आंसर हो गया 40%। बाकी हम और दूसरे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उनसे भी हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? तो ये हमारे पास खंभा है, और यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ये रेलगाड़ी चलती है और ये पार करेगी। पार तो 1 सेकंड के अंदर ही कर जाएगी, पर ये पूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, जब तक गाड़ी का पिछला हिस्सा पार नहीं करता तब तक वो पार नहीं कर रहा। तो अब इस तरह से हमें केवल ये बताना है कि 150 मीटर की जो दूरी है वो कितनी दूरी में तय करेगी। गाड़ी की हमारे पास, रेलगाड़ी की हमारे पास चाल दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो हम एक एक नियम के हिसाब से भी देख सकते हैं, या सीधा यदि आप कर सकते हो तो फॉर्मूला भी आपका अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूले के हिसाब से भी। तो यहाँ चलेगा अपने पास 150, और ये जो घंटा है हमारे पास ऐसा आएगा कि 54 किलोमीटर जो चलती है 1 घंटे में, तो 1 घंटा हो गया हमारे पास। 1 घंटे को मिनट में करते हैं तो 60, और इस मिनट को भी हम सेकंड में करते हैं तो अगेन 60, और ये हमारे पास 54 किलोमीटर। और इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, क्योंकि हमारे पास उत्तर हमें मीटर का निकालना है, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और सेकंड में आंसर आ रहा है तो हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया हावर को। अब ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो देखते हैं। तो यहाँ से ये 0 दोनों हमारी गई, कहीं नहीं है। ये 6 9 6 की 54, अगेन देखते हैं तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और इस 3 को देखते हैं तो 3 पंजी 15, ये आ गई हमारे 50। अब हमारे पास एक 0 और है, ये भी हम काट देते हैं 50 से, तो 5 दूनी 10 है, तो आंसर आ गया हमारे पास 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। 23% अभ्यर्थी रसायन विज्ञान में और 34 भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में 6% अनुत्तीर्ण हुए हों, तो दोनों में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? तो इसको निकालने का एक सीधा सा अपन तरीका कर सकते हैं कि इस तरह से एक डायग्राम बना लो, ऐसे ही। ये तो हो गया केमिस्ट्री, और ये हो गई आपकी फिजिक्स। अब ये जो पूरा है आपका ये वाला, ये तो आपका 34 हो गया, और ये हो गया पूरा 23, और जो ये वाला जो आपका है
बीच वाला ये आपका दे दिया 6%। अब हम देखते हैं जो 6% है वो अपना 23 में भी जुड़ा है और 34 में भी इंक्लूड है। तो हमें इनमें से ये 6% इसमें से भी घटा दें, एक बार इसमें से भी घटा दें, और फिर इन जो घटे हुए मान को तीनों को जोड़ दें, या फिर इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया अपने पास 7 और ये होगा 57 और माइनस का 6%। एक बार घटा देंगे एक में से, तो यदि हम एक बार भी घटा देंगे तो एक में से घट जाएगा तो कॉमन निकल जाएगा आराम से और एक में रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, ये हो गया हमारे पास 51%। अब 51% ऐसे छात्र हैं जो रसायन विज्ञान में और भौतिक विज्ञान में और दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ये सारे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं किसी ना किसी विषय के अंदर। तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए? तो 100% में से 51% हो गए, घटाएंगे तो अपने पास आएगा 49%। तो आंसर हो गया अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। 400 लोगों के लिए 31 दिनों का भोजन उचित मात्रा में है। 28 दिन के बाद 280 लोग स्थान छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिनों तक बचा हुआ खाना बचे हुए लोगों के लिए काफी होगा? अब जो 400 लोग हैं, 31 दिनों तक खाना है, तो हमारे पास ये जो 400 लोगों ने 31 दिन तक खाना इकट्ठा किया था 31 दिनों तक के लिए, अब उसमें से 28 दिनों तक तो 400 के 400 लोगों ने खा लिया। अब जो खाना बचा 400 लोगों के लिए, वो बच गया है शेष 400 लोगों के लिए खाना बच गया है 3 दिन के लिए। अब हमारे सामने आता है कि 280 लोग छोड़ के चलेंगे। 280 लोग छोड़ के चलेंगे 400 में से, देखते हैं घटा के हम लोग 280 को, तो हमारे पास आता है 120 लोग बच गए। अब ये 400 लोगों के लिए 3 दिन का खाना है। यदि हम एक व्यक्ति के लिए खाना करें तो 400 इंटू 3 1200 दिन के लिए खाना हो जाएगा, और यही खाना हम 120 लोगों के लिए करें तो 120 का हम इसमें भाग लगा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 दिन। तो आंसर है डी, 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है। घन की भुजा की लंबाई क्या है? तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। ये अपने सामने a इसकी भुजा है और 6 उसके पृष्ठ है, सरफेस। तो यहाँ पर 1014 आपको दे रखा है और इसमें सीधा सा भाग है, 6 का भाग हम लगा लेते हैं इसके अंदर, तो हम सिंपल सा 6 से ही डिवाइड कर देते हैं। 6 एकम 6, 4 और 1, 6 छंगा 36, और हमारे पास बच जाएगा 6 छंगा 36, तो 4 और 1 5, और 6 9 छिकी 54, 169। और ये 1 जो 69 है इसका हम अंडर रूट निकालेंगे, क्योंकि a इज इक्वल टू, तब हम ये इस तरह से अंडर रूट में निकाल देंगे, तो इसका मान आ जाएगा हमारे सामने 13 का अंडर रूट और 13 का वर्ग होता है 169। तो आंसर है अपने पास सी, 13 मीटर। नेक्स्ट है अपने पास 136। एक टावर की परछाई 75 मीटर लंबी है। उसी समय 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की परछाई 9 मीटर है। तो टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो जो परछाई है, एक टावर 75 मीटर ऊंचा है और एक टावर की जो परछाई है वो 75, कोई टावर है इस तरह से, और उसकी जो परछाई है वो इस तरह से 75 मीटर लंबी दिखाई दे रही है। ठीक है। और कोई दूसरा जो छोटा टावर है, उसी समय 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की परछाई, कोई 6 मीटर ऊंचा कोई खंभा है और उसकी परछाई है वो लगभग 9 मीटर ऊंची दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 9 है और ये है 6। अब हम इसका वो कह रहे हैं टावर की ऊंचाई निकालिए, इस वाले टावर की हमें ऊंचाई निकालनी है, इस तरह से देखा जाए तो हम इसको टावर की ऊंचाई को देखें तो हम ये इसका एक समानुपात बना सकते हैं। ये 9 और इसी तरह से समानुपात बनेगा हमारे पास x 75, ये हमारे पास, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 6 इंटू 75 और ये होगा 9 इंटू एक्स। तो x का मान हमारे पास यहाँ आ जाएगा
और 9 नीचे आएगा। तो ये होगा 25 3 75, ये 3 और ये 3 भी कट जाएगा 2 से, तो ये होगा 25 दूनी 50। तो कितना हो गया 50 मीटर। आंसर सही है या नहीं, क्योंकि 50 और 75 का हम अनुपात निकालेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 तिये 75, 2 अनुपात 3 आएगा। और इसका भी देखते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2 अनुपात 3, क्योंकि जो परछाई है वो एक समय में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की एक जैसी ही बनेगी, अनुपात एक अनुपात समान अनुपात में बनेगी। तो आंसर होगा अपना पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। उसे ज्ञात होता है कि उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल, यहां पर प्रश्न का सबसे ज्यादा है, धारा के विपरीत जाने में और धारा के अनुकूल जाने में की तुलना में दुगना समय लगता है। तो धारा की चाल है और अपन को दे रखी है शांत जल में। यदि हम लोग धारा की हम दो लोग देखते हैं कि जब धारा की हमारे सामने आती है तो जो ये नदी है इस तरह से, और इसके अंदर एक नाव है। जब ये शांत नदी होती है तो नदी कहीं शांत होती नहीं है, पर एक तरह से कह सकते हैं कि इस नदी के जो शांत जल होता है तब उसकी जो दूरी दे रखी है उसको x मानते हुए कितनी है उसकी चाल, 7.5 किलोमीटर प्रति हावर है। और जब धारा के अनुकूल जाते हैं, इस तरह से जब धारा चलती है, जिस नदी जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में नाव चलती है, तो नाव की जो चाल होती है वो किस तरह से होगी, नाव की जो चाल होगी वो होगी अपने सामने शांत जल में नाव की चाल प्लस y मानते हैं धारा की चाल को। तो ये हमारे सामने आ गई धारा की चाल। अब यदि जो नाव है ये तो अनुकूल में थी पहले नंबर तो, अब दूसरे नंबर जब यदि नाव चलती है विपरीत, यहां पर इस तरह का चिन्ह बना देता हूं, तो ये तो हो गई अनुकूल और ये हो गई विपरीत। जब नाव विपरीत चलती है तो नाव की चाल होगी, धारा की जब विपरीत चलेगी तो x माइनस की y, ये धारा की चाल होगी। हम इन दोनों समीकरणों को देखते हैं और इनको हम समीकरणों को जोड़ते हैं तो हमारे सामने आता है 2x, जोड़ने पर 2x और ये घट जाता है और इधर आ जाती है हमारे सामने नाव की चाल। अब नाव की जो चाल है वो हम इसको z मान लेते हैं इधर, और ये जो चाल है वो आधी हो जाती है प्रश्न अनुसार। ये दे रखा है अनुकूल जाने की तुलना में दुगना समय लगता है, तो z/2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3z/2। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें निकालनी है केवल z का मान, धारा की चाल। तो ये हमारे सामने z आ गई, तो सर हमें निकालना है y, धारा की चाल। पर हमें एक बार कुल नाव प्लस y, एक बार ये z निकल जाए तो y निकाल लेंगे। तो यहाँ पर z और ये आ जाएगा हमारे पास 2x/3। x का मान हम यहाँ रख देंगे, x का मान हमने इस तरह से यहाँ रख दिया 7.5, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10, ये पॉइंट हट गया और ये हो गया 25, ये 75, ये गया हमारे पास से, ये 2 से गया और ये 5 और ये गया 5। तो अब हमारे सामने आ गई z का मान आ गया 5 किलोमीटर। अब इस हम समीकरण नंबर 2 के अनुसार देखते हैं धारा के विपरीत, तो धारा की जाने में, तो हमारे सामने यहाँ पर ये आ गई नाव, z का मान हमारे सामने यहाँ आ गया। तो समीकरण नंबर 1 में इस मान को हम z के मान को रख देते हैं 5, और यहाँ पर हो गया x का 7.5। तो 7.5 को जब हम इधर लेके आते हैं तो 7.5 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2.5 किलोमीटर। ये आएगी हमारे पास धारा की चाल। तो आंसर होगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138।
समीकरणों 3x माइनस का वाई प्लस 1/3 इजिकल टू 2x प्लस वाई प्लस 2/5 इजिकल टू 3x प्लस 2y प्लस 1/6 का हल है। अब हमें इसको समीकरण को हल नहीं करना, हमें तो केवल ऑप्शन में से आंसर देखने हैं। तो हम इसमें से आंसर ये देखते हैं कि एक एक करके इसमें से मान रखते जाएं हम लोग, तो हमें पता पड़ जाएगा कि भाई इसका क्या मान होगा। तो एक बार हम लोग पहला देखते हैं सबसे पहले। तो जैसे x का मान हमने यहाँ रख दिया -1, तो ये हो गया -3, और y का मान भी -1, माइनस का माइनस प्लस, तो ये -3 और +1, तो -2, और ये +1 और तो -1 आएगा इसका मान, -1/3। ऐसे ही -2 और -1, -3 और चला गया तो -1/5। इसका मतलब ये सही नहीं है, तो ये हमारा छूट गया। ऐसे ही हम देखते हैं इसमें कि +1 दिया तो 3 और 1 4 और -5, तो 5/3। ऐसे इसमें देखते हैं तो ये होगा 2 और 2 4, और 4 में से 1 गया -3, ये भी सही नहीं है। आगे देखते हैं तो ये होगा -3 और +1 गया तो -2 और ये 1, तो -2 और -1, -3, तो -1 मान आएगा यहाँ। और यहाँ पर देखते हैं मान को, तो ये होगा हमारे पास -2 और +2, तो ये तो 0 हो गया, और y का मान 1/5, तो ये भी गलत है। यहाँ माइनस का मान आ रहा है, यहाँ 1/5 आ रहा है, तो ये भी सही नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं x का मान। वैसे तीनों ऑप्शन गलत हो गए हमारे सामने देखा जाए तो चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे अब ऑप्शन तो आंसर तो चौथा ही गया, फिर भी देखते हैं। x का मान हमने यदि यहाँ रखा 1, तो ये होगा 3 और 1 4, और y का मान 1 रखा तो 4 में से 1 गया, तो 3/3 1 मान इसका आया है। इसमें देखते हैं तो यहाँ 2 और 2 4 और 1 5, 5/5, इसका मान भी 1 आया। यहाँ देखते हैं तो 3 और 2 5 और 1 6, 6/6 इक्वल टू 1, तो तीनों का मान 1 आ रहा है, तो आंसर है अपने पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। एक त्रिभुज ABC में डी भुजा AC का मध्य बिंदु है एवं BD इक्वल टू 1/2 AC। तब त्रिभुज ABC में कोण B का मान पूछ रहा है आपसे यहाँ। तो यहाँ पर इस तरह से अपने एक त्रिभुज बना दिया, इस तरह से A B और C, और हमको ये कह रहा है कि जो D है जो AC का मध्य बिंदु है, यहाँ पर ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु को हमने ये मिला दिया D, और जो ये मध्य बिंदु है वो AC की जितनी लंबाई है उसकी आधी लंबाई है BD की। तो ये हमारे पास त्रिभुज इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। फिर यदि इस तरह से जो अपने पास सामने आ जाता है ABC, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है उसका जो मध्य बिंदु होगा, और मध्य बिंदु को कर्ण के सामने वाले कोण से यदि हम मिलाते हैं तो जो दूरी है वो कर्ण की आधी होती है। तो ये नियम के अनुसार त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज होगा तो ये कोण कैसा होगा, 90 डिग्री का। तो आंसर इसका आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। अपने पास दे रखा है बिंदु 3 6 तथा 0 0 के मध्य दूरी है। तो इसका सीधा सा है, एक तरह से रेखाखंड की दूरी निकालना या रेखा की दूरी निकालना। हमारे पास आता है x1 माइनस का x2, तो 3 में से 0 घटा देंगे तो 3 आएगा, और इसका भी स्क्वायर होगा, x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1, तो 6 0, तो ये इसका मान भी 6 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा 3 3 9 और 6 6 36, तो ये आ जाएगा हमारे सामने √45। अब 45 का देखते हैं हम लोग, तो ये हो गया 9 पंजू 45, तो 9 है, 9 का वर्गमूल तो 3 निकल जाएगा, 5 अंडर रूट में रह जाएगा। तो आंसर में अपने पास है डी। तो आंसर है अपने पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। हमको दे रखा है कि महत्तम समापवर्तय होगा। इन सब का ये साथ में हमारे को ये 3 संख्याएं दे रखी हैं, इनका महत्तम समापवर्तय निकालना है। तो हम एक बार इनको यहाँ पे इनको रखा सबको,
37244508। हमने यहाँ पे सब में भाग दे दिया। तो एक बार हम लगभग देखते हैं कि हमारा, एक बार हम देखते हैं कि 8, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, 8 चौक 32 और 4 6 की 24, और इसमें भी 4 का जा रहा है। तो मतलब 4 का इन तीनों में भाग जाएगा एक साथ में। अब इनमें देख लो ऑप्शन में 4 का किस किस में भाग जा रहा है। 4 का इसमें भाग नहीं जा रहा, ये वैसे ही कट जाएगा। इसका भी 4 का में भाग नहीं जा रहा, इसमें भी कट जाएगा। इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें 4 का जा रहा है, क्योंकि 4 का भाजकता का नियम हम देखते हैं कि दो कोई भी संख्या दे रखी है, उसकी लेफ्ट राइट साइड से 2 अंकों में यदि 4 का भाग चला जाता है तो 4 का। अब इसमें ये हमारे पास रह गया ऑप्शन 2। अब इन दो में से, अब यदि इनमें से एक और कट जाता तो आंसर अपना निकल जाता। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, एक बार 4 का भाग लगा के, ये 4 7 28 हो गया, और 8 चौक 32, 1 4 3 12 और 4 3 12, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9 चौक 36 और 4 दूनी 12 और 4 3 12 और 4 एकम 4। इसमें देखते हैं 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये होगा 4 दूनी 8 और 4 7 28। ये हमारे सामने आ गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास इसमें किसका जाएगा, 8 और 14, 9 और 3, और ये। अब एक बार हम लोग थोड़ा सा और निकाल के देखते हैं। तो इन दोनों में हम लोग 4 का भाग लगा के देख लो आप एक बार। तो यहाँ लगा के देखा तो ये आ गया 4 चौक 16 और 3 4 नाम 36 9, और यहाँ लगा के देखा तो 4 एकम 4, 3 और 8 और ये 81। इसका मतलब है तो ये 7 इंटू 7 और ये होगा 9 इंटू 9। तो हमारे सामने यहाँ पर 9 का भाग किस में जाएगा, 9 का भाग उसमें जाएगा जिसमें 9 अंकों का योग, जैसे 8 और 6 14, इसमें तो जाएगा ही नहीं। पर जब सभी संख्याओं में भाग, एक ही भी संख्या में भाग नहीं जाता तो नहीं जाएगा। तो 9 का तो जा ही नहीं रहा, तो ये हमारा ये भी इस तरह से हम लोगों ने आपस में काट लिया और आंसर आ गया हमारे पास 196। क्योंकि 7 का जाएगा, 7 का हम इसमें लगा के देख सकते हैं। 7 एकम 7, एक बचा, 7 एकम 7 6, 7 नाम 63, पूरा चलेगा 7 का एक बार। अगेन 7 का देखते हैं, 7 एकम 7 गया 2 और 3 7 21, 2 बच गया, 7 21, ये भी हो गया। इधर देखते हैं 7 एकम 7 4 और 2 7 42 और 7 एकम 7 गया है। तो इस तरह से 7 का भाग जा रहा है तो आगे भी 7 का चला जाएगा, तो आंसर अपना 196 आ जाएगा। हम ऑप्शन में से निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 142। ए यदि किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सके, तो ए तथा बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब हमारे पास आता है जो ए है वो काम करता है 1/3 भाग 5 दिन में, तो वो पूरा काम करेगा 3 इंटू 5 15 दिन में करेगा। और बी का जो काम है हमारे पास 2/5 वो करता है 10 दिन में, तो ये होगा 5 इंटू 10 भाग 2, तो ये आ गया अपने पास 25 दिन के अंदर। अब ए और बी कितने दिनों में मिलकर करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/15 प्लस 1/25, और अब इसका लघुत्तम आएगा हमारे पास 25 के 75 लघुत्तम आ जाएगा एलसीएम, और 15 5 ये और 25 3 ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/75। आगे हम जब इसको दिनों में कन्वर्ट करेंगे तो 75/8 उल्टा कर लेंगे बाद में हम लोग, क्योंकि ये जो मान आता है वो इस तरह से आता है ए का 1/a प्लस 1/b, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो उल्टा होगा, तो 75/8। अब 8 का पूरा पूरा भाग 75 में तो जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब भिन्न संख्या आएगी, और भिन्न में कौन सी संख्या है, 3 ऑप्शन में से देखते हैं तो केवल बी है। और वैसे भी 8 नाम 72 बचा 3, 3/8 आंसर भी आ गया
आंसर बी। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 143। एक मतदान में कुल मतों के 20% मत रद्द कर दिए गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने शेष मतों के 55% मत प्राप्त किए और वह 4800 मतों से विजय रहा, तो वैध मतों की संख्या क्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो दे रखा है, मतदान में कुल मतों का प्रतिशत रद्द कर दिया गया। ये जो है, ये इस लाइन का अर्थ इसमें कहीं आंसर निकालने में नहीं आएगा। हमें तो बस सीधा सीधा सा देखना है कि शेष मतों का जो 55% मत प्राप्त किए हैं और वह भी 4800 मतों से विजय रहा। तो यदि हम मान के चलते हैं जो वैध मत है, मान के चलते हैं कि हमने माना कि 100 वैध मत थे और उसमें से वो उसने प्राप्त किए 55% मत प्राप्त किए और वह 4800 मतों से जीता। तो जब 55 इसको मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 45। 100 में से 55 गए तो 45। अब इनके मतों का अंतर कितना है? 10% का, और 10% का हमारे सामने यहाँ पर मान दे रखा है 4800। और जब 10% का मान हमारे पास 4800 दे रखा है यहाँ पर, तो 10 का 4800 होता है। तो यहाँ पर ये पूछ ही रहा है वैध मतों की संख्या, हमने वैध मतों की संख्या 100 मानी है, तो 100 के हिसाब से कितनी हो जाएगी? एक जीरो और लगा देंगे, ये हो गई 48,000। तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। दिए गए बिंदु -6/4 3a तथा 7 4 समरूपी हो तो एक का मान ज्ञात कीजिए। समरूपी का मतलब होता है कि कोई रेखा है, कैसे भी हो, चाहे आधी तीसरी बाकी, उसके ये जो बिंदु है वो सब इस पर है, ये रेखा को एक तरह से बता रहा है आपको। तो यहां पर देखो अपन इसमें ध्यान से देखते हैं तो x का मान बदल रहा है और y का मान हमारे सामने बिल्कुल फिक्स है। तो मतलब y का जो मान है, एक तरह से यदि मैं इस तरह से कोई ग्राफ बना के दिखाऊं आपको, ये तो यहां पर जो y का मान है 1 2 3 और ये 4, और x का मान भी जैसे मान लो ये 1 2 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह से, ये 7 4 हो गया, और माइनस का 6 और प्लस का 4 यहाँ पर, तो एक तरह से ये यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4 इस तरह से। तो ये एक ऐसे रेखा खींचेगी, तो ये मान पूछ रहा है कि 3 वाला, तो ये x का मान हो गया 3 और a का मान जब समरेखी है तो इसी रेखा पे आएगा, तो यहाँ वाला आएगा, तो a का मान होगा हमेशा 4। पर इसी में से केवल क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाएगा कि x का मान बदल रहा है और y का मान फिक्स है, तो इसका मतलब y और समरेखी है तो y का मान ही पूछ रहा है, तो a का मान हो जाएगा 4। क्वेश्चन में से तुरंत ही 1 सेकंड में अपन को आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 495 तथा महत्तम समापवर्त्य 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो अंतर क्या है? तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो दे रखा है 100 हमारे सामने, और एल एच का ये हमारे पास दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम और लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का गुणनफल संख्या 1, जिसको हम x मान लेते हैं, और संख्या दूसरी, इन दोनों का गुणनफल के बराबर होता है। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का गुणनफल इनके बराबर होता है इंटू 5। और हमें दे रखा है उन संख्याओं का, सॉरी ये एलसीएम नहीं है, x और y का मान 100 दे रखा है। अब इसमें से यहाँ पर हम लोग, हमारे सामने ये आ गया, और यहाँ से हम लोग x का मान ले लेते हैं 495 इंटू 5 अपॉन y। यहाँ पर हम y का मान रख देते हैं, और y का मान रखने पर x का मान, सॉरी x का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 49। x का मान रख दो या y का रख दो, दोनों में से एक का किसी का भी रख दो। मैंने यहाँ पर x का मान रख दिया है, और ये आ गया हमारे सामने y प्लस y इज इक्वल टू 100। और यदि अब हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर हमारे पास समीकरण आएगी y स्क्वायर माइनस 100y प्लस
495 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। और अब हम इस समीकरण के गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने पर समीकरण के हमारे पास गुणनखंड आएगा एक तरह से y इज इक्वल टू वाई माइनस का 55 प्लस माइनस आ जाएगी माइनस और y माइनस का 45 इक्वल टू 0। क्योंकि हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आएगा 2475 और हम इसको देखते हैं तो हमारे सामने 55 इंटू 45, इन दो को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ही मान आएगा। एक तरह से देखा जाए तो आंसर तो यही निकल के आ गया, क्योंकि जब हम इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो गुणनखंड करते हैं केवल इस वाले पद का, और इस वाले पद को जोड़ते या जोड़ते या घटाते इस प्रकार से दो भागों में बांटते हैं कि यदि हम इनको जोड़ें या घटाएं तो मान आ जाए हमारे पास इस वाले पद का, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मान आ जाए हमारे पास इस अचर पद का जो कांस्टेंट है वो वाला मान आ जाए। तो हम इसके जब गुणनखंड करते हैं तो 55 और 45 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया। और समीकरण में हमारे पास दे रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याएं अपने पास सामने वैसे ही निकल के आ गई। तो गुणनखंड करने से 55 और 45 दो संख्या हो गई। अब यहाँ से इनका अंतर कितना होगा, 55 में 45 गया है तो 10 का, तो आंसर होगा अपने पास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। विद्यार्थियों की अमुक संख्या के बीच 300 सेव समानतः बांटे जाते हैं। 10 विद्यार्थी होते तो प्रत्येक को एक सेव कम मिलता। विद्यार्थियों की संख्या का पता लगाइए। तो हम एक ट्रेडिशनल के ऊपर जाने के बजाय हम नीचे से देख लेते हैं। तो हम अपनी सुविधा अनुसार देखते हैं कि 300 सेव है और जो ये संख्याएं दे रखी है हमारे को, इसमें से कोई आप अपनी सुविधा अनुसार एक संख्या पकड़ लो या एक एक को चेक कर लो। तो मैं इसमें से 50, ठीक है, तो 50 का सीधा 300 में मैंने भाग लगाया तो निकल के आया कि प्रत्येक स्टूडेंट को 6 सेव मिले। अब यदि 50 में 10 विद्यार्थी और जोड़ दिए जाते हैं तो ये हो जाएंगे 60, और 60 में मैंने 300 का भाग लगाया तो निकल के आया प्रत्येक विद्यार्थी को मिलता है 5 सेव। तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास आ गया सीधा सा उत्तर कि प्रत्येक को एक सेव कम मिलता है। पहले 6 मिले थे, अब 5 मिले हैं, तो आंसर हमारा 50 आ गया। आप किसी दूसरे को भी चेक कर सकते हो। यदि हम भाग लगाते हैं इसका 40 का तो देखते हैं 4 का पूरा भाग जाता ही नहीं है। यदि हम 300 में 40 का भाग लगाएंगे 0 से 0 कट जाएगा तो पूरा सेव जा ही नहीं रहा है, और जबकि सेव सब में बराबर बटने चाहिए, तो ये भी नहीं है। 70 का लगा के देखते हैं तो 70 से भी पूरा नहीं जाता, 55 से लगा के देखते हैं तो 55 का भी पूरा नहीं जाता। इस तरह से भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर है हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। पूर्णांकों के लिए कौन सी संक्रिया समवृत्त नहीं है। तो वृत्त पे नहीं है तो इसमें से योग भी होती है, घटाव भी होती है और गुणनफल भी होती है, भाग नहीं होती। तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 148। दो संख्याओं के घनों का योग 793 और संख्याओं का योग 13 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। तो यहां देखते हैं कोई संख्या हमारे पास सामने है a प्लस b, a की पावर b, a की पावर 3 और b की पावर 3 का जो योग है 793 है, और इन दोनों संख्याओं का योग a प्लस b का जो योग है वो कितना आता है, 13 आता है। हम आगे देखते हैं कि इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। जब दोनों संख्याओं का योग ही 13 है तो अंतर पूछ रहा है आपसे, और अंतर हमारा जो आ रहा है वो 8 से ज़्यादा नहीं आ रहा। तो इनको देखते हुए हम 13 को देखते हैं कि 13 में कौन कौन सी संख्याएं जोड़ के आपस में बन सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 13 को देखते हैं तो 12 प्लस का 1 हो गई। दूसरी देखते हैं हम तो 11 प्लस की 2 हो गई। ऐसे तीसरी देखते हैं तो 10 प्लस की 3 हो गई। और नेक्स्ट देखते हैं तो 9 प्लस का 4 हो गई। और नेक्स्ट देखते हैं तो 8 प्लस की 5 हो गई। नेक्स्ट देखते हैं 7 प्लस की 6 हो गई। अब हमारी ये संख्याएं वापस से 6 प्लस 7 फिर 5 प्लस 8, एक तरह से यही संख्याएं वापस आ जाएगी। तो हमारी ये संख्याएं बन सकती है 13 के हिसाब से। अब हमारे सामने अंतर दे रखा है 7 का, 5 का, 6 का, 8 का। अब इसमें देखो, इसमें अंतर आता है 11 का, तो ये संख्या नहीं है।
इसमें अंतर आता है 9 का, ये संख्या नहीं है। इसमें अंतर आता है 7 का, तो ये संख्या हो सकती है। इधर देखते हैं, इसमें संख्या अंतर आता है 5 का, ये संख्या हो सकती है। इसमें देखते हैं अंतर आता है 3 का, ये भी नहीं है। इसमें देखते हैं अंतर आता है 1 का, ये भी नहीं है। तो हमारे सामने दो संख्याएं बच गई, 10 + 3 और 9 + 4। अब हम इसमें से सबसे इजी वाला हमारे सामने है ये वाला, इसका घन करते हैं। तो इसका जो हम घन देखते हैं, तो इसमें पहली संख्या का घन करते हैं तो इसका घन आता है 1000, और फिर इसमें इसका भी घन करेंगे 27, तो 1000 + 27 तो जो 793 नहीं है, तो ये संख्या भी कट गई और आंसर आएगा 9 और 4, और 9 और 4 का अंतर होता है 5, तो आंसर हो गया हमारे पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 255। तो यहाँ पर आपके सामने ये ओवरब्रिज दे रखा है, और ये ओवरब्रिज यहाँ खत्म हो रहा है और यहाँ से शुरू होता है, और ये ओवरब्रिज की लंबाई है 255। और यहाँ पर हमारे पास है जो रेलगाड़ी की लंबाई है, यहाँ से जो रेलगाड़ी चलेगी हमारी शुरुआत में, ये चलेगी 165। तो जब रेलगाड़ी यहाँ से शुरू होगी और जब यहाँ पर उसका लास्ट डब्बा खत्म हो जाएगा, तो कुल दूरी उसकी रेलगाड़ी की दूरी हो गई 165 + 255। तो ये हो गया मान 60 और 60 120, ये हो गया 420। तो कुल दूरी हो गई 420 मीटर। अब यदि रेलगाड़ी अपन से पूछ रहा है ये 420 मीटर को पार करने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन पहले भी आया था अपने पास, तो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये आएगा 420 मल्टीप्लाई 1 घंटा है तो 60 मिनट, और ये 60 सेकेंड, और सीधा सा हमारा है ये हो गई 72 और मल्टीप्लाई 100। ये 3 0 1 2 और ये 3, ये 6 और ये 6 6 6 36 36 दूनी 72, ये 2, और ये गया हमारे पास 21। तो आंसर आ गया हमारे पास 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। log 8 डिवाइडेड बाई log 2 = x, तब x बराबर है। तो हम इसको इस तरह से, log 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3 और log 2। अब हमारे सामने x। अब हम यहाँ देखते हैं दोनों का बेस दे नहीं रखा, तो बेस हम समान मानते हैं, और हम इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये जो 3 है पावर, ये log से आगे आ जाएगी। तो इसका मान इस तरह से भी लिख सकते हैं, log 2 बटे log 2 = x। ये हमारा log 2 से log 2 कट गया, x का मान आ गया हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। नीना तथा मीना ने क्रम से 30,000 और 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1.5 लाख के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा। अब इसमें ना तो आपको वर्ष दे रखा है ना कुछ दे रखा है, तो मतलब केवल ये राशि लगाइए, और समान वर्ष है तो हम राशियों का ही अनुपात होगा, तो राशियों का अनुपात 3 0 से 3 0, ये कट गई, 30 और 45 बचा, तो ये हो गया 15 दूनी 30 और 15 3 45। 2:3 में इनकी राशि है, तो अनुपातों का योग 5 हो गया, और हमें चाहिए मीना, और मीना ने कितना लगाया है 45। तो ये मीना का भाग हो गया हमारे पास 1.5 लाख में, सीधा सा ये मीना का भाग, और अनुपातों का योग है 5 अपने पास। 5 से हमने ये काट दिया, और ये हो गया 3 और ये 3। हाँ, ये आ गया अपने पास 3 3 9, और ये हमारे पास 2 0, तो ये हो गया 90,000 रुपये। तो 90,000 रुपये में से कोई नहीं है, तो आंसर होगा हमारे पास डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 15 है। अगर संख्या में 9 जोड़ा जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं, तो संख्या होगी, तो वह संख्या होगी। तो हमें यहाँ पर ट्रेडिशनल में ना जाके हमें ये देखना है कि ऑप्शन में देखना है कि यदि 9 जोड़ा जाए और उस संख्या के अंक पलट जाते हैं नहीं पलट जाते। 69 में 9 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 7 8। 7 8 के अंदर अंक भी बदल गए हमारे, ये भी नहीं है, पर इसमें 9 जोड़ते हैं तो यहाँ जाएगा 5, तो अंक ही चेंज हो गए दिए हुए अंकों में से। 87 में 9 जोड़ते हैं तो यहाँ होगा 6, जो भी नहीं है। हम इसमें 9 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 7 8 + 9 =
9 और 8 7, और ये 8 87। तो आंसर अपना सामने डी आ गया। यही हमारे पास ऑप्शन में से आंसर निकाल लिया हमने। अब हमारे पास 2 अंकों की, ये अपने पास 7 और 8 15 वैसे, और दूसरा अंकों का योग सबका ही 15 है, तो इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, बस हमने इसमें जोड़ लिया, आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। यदि एक मोटरसाइकिल की चाल एक जीप की चाल की 1/4 है, तो यदि जीप 336 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है, तो बताओ मोटरसाइकिल 168 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। अब हमारे पास है यहाँ पर मोटरसाइकिल की, और इधर है हमारे सामने जीप की चाल। जो जीप की चाल है उसकी मोटरसाइकिल की जो चाल होगी, जीप की चाल में यदि हम 4 का भाग लगा देंगे तब जाके मोटरसाइकिल की चाल निकल के आती है। अब हमारे सामने है जीप की चाल दे रखी है 336 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटे में कितने करेगा 336/7। और हमें यदि मोटरसाइकिल की चाल निकालनी है तो इसी के अंदर हम 4 का भाग लगा दें तो हमारे सामने ये भी निकल के आ जाएगी। अब देखते हैं, 7 चौक 28, यहाँ हमारे सामने कटा 28, तो यहाँ बचेगा 5 और 7 8 56 48, ये हमने काटा, ये हमारे पास आया 12। तो जीप की चाल है हमारे पास 12 किलोमीटर, सॉरी मोटरसाइकिल की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास है 168 किलोमीटर की दूरी कितने दूरी में तय करेगा, तो ये हो गया हमारे सामने 1/12 इंटू 168। एक एक नियम से निकालेंगे, तो ये 12 एकम 12, ये कट गया, 4 12 चौक 48, और आंसर आ गया अपने पास 14 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। दी गई आकृति से ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें केवल ये वाले कोण का मान ज्ञात करना है। तो इसमें यह नियम है कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, ये हमें मालूम ही है। और किसी बिंदु पर कोई सीधी रेखा है तो ये इस तरह से पूरा होता है, तो ये भी इसका मान होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो एक इस कोण का मान 120 दे रखा है, तो इस वाले कोण का मान कितना होगा, 180 में से 120 घटाया तो ये हो गया 60 डिग्री कोण का मान, और इधर घटाया तो ये हो गया हमारे सामने 68 डिग्री कोण का मान। 68 और 60 कितने हो गए 128 डिग्री, और 128 डिग्री को हम 180 में से घटा लेंगे तो हमारे पास आएगा 52 डिग्री। तो आंसर सी 52 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। किसी गांव में पुरुष महिला और बच्चों की संख्या 8 7 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की संख्या 800 बढ़ जाती है तब उनका अनुपात क्रम से 12 11 7 हो जाता है। उस गांव की जनसंख्या क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो हमारे पास जो अनुपात दे रखा है 8x, और इसमें भी प्लस का 800। दूसरा देखते हैं, इनको जोड़ते हैं 7x, और ये भी हो गए प्लस के 800, और ये हो गए 3x, और हमारे पास हो गए प्लस के 800। और इन सब का जब हम योग करते हैं तो हमारे पास आता है 18x प्लस 2400, ये होगा अनुपातों का योग। और इसी क्रम में ये बन जाते हैं 12x प्लस 11x प्लस 7x, और इनके अनुपातों का योग निकालते हैं तो ये होता है 30x। अब ये दोनों बराबर हैं, तो हम देखते हैं कि 18x प्लस 2400, और ये होगा हमारे पास 30x। पक्षांतर करते हैं, 18x को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ से 30 में से 18 गया तो 12x बचते, और 12 को हमने यहाँ से 12 दूनी 24, तो x का मान हो गया हमारा 200। और तो कह रहा है उस गांव की जनसंख्या क्या है। तो हमारे पास पहले था कितना, अनुपातों का योग 8 7 3 के हिसाब से 18x, तो 18 दूनी 3600, तो आंसर हो गया हमारा सी 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। गौतम ने 60,000 के निवेश से व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 3500 रुपये निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रम से किस अनुपात में बटेगा। तो यहाँ पर हमसे अनुपात पूछ रहा है, सीधा सा सवाल है। तो जो गौतम है, गौतम का जो है 60,000 रुपये लगा है, और कितने दिनों के लिए लगा है,
2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष का मतलब है 24 माह के लिए। और उसका जतिन का जो लगा है वो कितना लगा है, 35,000 रुपये। और कितने माह के लिए लगा है, 8 माह बाद, इसका मतलब 12 और 4 16 माह बाद, 16 माह के लिए लगा है। अब वैसे ही 4 चौक 16 और 4 छीटी 24, ये कट गया हमारे सामने, 3 जीरो से 3 जीरो ये गई हमारे सामने। अब हमारे पास है और आगे 5 सत्ता 35 और 12 पंजू ये 60, ये गया, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, ये हो गया। अब ये होगा 6 तिये 18:7 आंसर, तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, एक बैट्समैन द्वारा 10 पारियों का स्कोर इस प्रकार है, तो हमारे पास ये माध्य का से विचलन है, तो इसका माध्य विचलन निकालना है। तो इसका हम एक तरह से सबसे पहले तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखा हमने 38, फिर हमने लिखा इसका 38 के सबसे पहले आएगा 34, 34 के बाद आएगा 38, 38 के बाद आएगा हमारे सामने 42, और 42 के बाद आएगा 44, 44 के बाद आएगा 46, 46 के बाद आएगा 48, और 48 के बाद आएगा हमारे सामने 54, 54 के बाद आएगा 55, और 55 के बाद आएगा हमारे सामने 63, और 63 के बाद आएगा हमारे सामने 70, ये आएगा। अब हमें इनका माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका के लिए हमारे पास सूत्र है, वो क्या है, माध्यिका के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो संख्याएं दी गई है उसमें +1 जोड़ देते हैं, पर ये संख्याएं सम दी गई हैं, तो +1 सम n/2 लिखते हैं। तो अब हमारे पास है n/2, तो इसमें मान आएगा नहीं हमारे सामने, तो 5, तो 10 + 1, 10 + 1 जब हम करते हैं तो ये 11 आता है, और 11 में 2 का भाग लगाते हैं तो 5.5, तो एग्जैक्टली हमारे सामने पोजीशन नहीं है। विषम के अंदर तो पोजीशन आ जाती है, सम जब होती है तो हम ये जो 5.5 निकला है, तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 और 6, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, और इसका मान आएगा 6 8 और 6 14, और ये हो गया 94, और इसमें हम लगा देते हैं 2 का भाग, तो ये हो गया 4 47, तो हमारे पास ये आ गई माध्यिका। अब इन 47 में से इन सबको एक एक बार इनका मान को हम घटा लेते हैं। अब 47 में से हम लोगों ने इसको घटाया, तो ये होगा 6 और 7 13, तो हमारे पास यहाँ आया 13, और यहाँ आया 2 और 7 9, 34 के बाद 38, यहाँ आया हमारे पास 5, यहाँ हमारे पास आया 3, यहाँ हमारे पास आया 1 अंतर, यहाँ भी आया अंतर 1, यहाँ हमारे पास आया 3 और 4 7 का अंतर, और यहाँ अंतर आया हमारे पास 8 का अंतर, और यहाँ आया हमारे पास अंतर 3 और 13 16 का, क्योंकि 47 63 में से 47 गया तो 6, हाँ, और यहाँ अंतर आया 23 का। अब हम इन सबको टोटल कर लेते हैं। अब इन सब का टोटल किया तो ये जो टोटल आएगा वो होगा 13 और 9 22, 22 और 8 20 21 22, 13 9 22, 22 और 8 30, 31 32, 32 और 8 40 47, और ये आया हमारे पास 47 और 6 53, 53 और 10 63 63 83 86 86, तो ये हमारे पास मान आया 86, और 86 में अब हम विचलन का मान निकालते हैं, तो ये विचलन आएगा हमारे सामने 86/10, तो ये आएगा 8.6, तो आंसर हो गया बी। पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, लिखने के बाद हमने इनकी माध्यिका निकाली, माध्यिका का मान आया 47, अब माध्यिका में से इनका विचलन निकाला, विचलन का योग किया 86 में 10 का भाग दिया 8.6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158,
एक समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है, तो समय अवधि क्या है? तो हम इसमें इस तरह से देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल में ना देखते हुए कि यहाँ हमारे पास 5% ब्याज पे हमारे पास आई है 2200 रुपये और यहाँ पर हमारे पास आई है 8% के ब्याज पर 2320 रुपये। हम ब्याज दोनों का ब्याज का अंतर देखते हैं तो 8 और 5 का अंतर आएगा 3% और 3% की राशि आई है हमारे पास 2320 में से 2200 घटाएंगे तो 120 रुपये। अब हमारे सामने 120 रुपये 3% ब्याज का, तो समय अवधि क्या होगी? अब हम लोग यहाँ पर 120 आई गया, अब 3% का अब हम यदि 1% का मान निकालते हैं इसमें अपने पास तो 3 का भाग लगाते हैं तो ये आ गया 40 रुपये आपके सामने। तो 1% का 40 तो 5% का कितना हो गया? 500 का 20, 200 रुपये। तो 5% आपका 5% का ब्याज होगा 200 और 2200 में से 200 घटा दिया तो मूल आ गया, मूल रकम आ गई आपकी 2000 रुपये। और अब आपका 5% और ये हो गई आपका समय टी और कितना है 200 रुपये इक्वल टू 100। ये यहीं तक ही है, यहाँ तो बराबर का चीज होगा, 2 से ये 2 गया आपका और इक्वल टू में से तो ये भी आपका गया, यहाँ हो गया 10 का मान और ये 5 को 10 से भाग दिया 2, तो आंसर आया आपका 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। यदि 10 मकड़ियाँ हैं, दोबारा से 10 मकड़ियाँ हैं, एन के कर देते हैं मकड़ी को, और 10 मिनट्स में और 10 आपकी मक्खियों को पकड़ती है, KH से मान लो इसको मक्खियों को पकड़ सकती है, तो 200 मकड़ियाँ। अब आप इसको एक तरह से ये मान के चलो कि 10 जो मकड़ियाँ हैं, वैसे तो एक जो मकड़ी है वो भी 10 मिनट में एक मकड़ी 10 मिनट में एक ही मक्खी को पकड़ेगी, तो जो समय है वो फिक्स है। एक मकड़ी 10 मिनट के अंदर एक मकड़ी को पकड़ लेती है। अब ये कह रहा है कि 20 मकड़ियाँ हैं, 200 मकड़ियाँ, तो 200 मकड़ियाँ हैं अपने सामने और 10 मिनट के अंदर कितनी मक्खियों को पकड़ेगी? 200 को मक्खियों को पकड़ेगी। अब यदि हम उसको टाइम दुगना कर देते हैं, 20 मिनट बना देते हैं, तो 20 मिनट बना दिया तो इसको भी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, ये हो गया 400, तो 400 मक्खियाँ पकड़ेगी। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। 8 सेमी त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उससे पुनः 0.5 सेमी त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती है। इन गोलियों की संख्या है। ये बहुत सिंपल सा सीधा सा सवाल है। हमारे पास जो गोले का है, तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और दूसरे का मान भी होगा, छोटे वाले का गोले का आयतन भी 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई गया, 4/3 से 4/3 बचा, आर क्यूब बताइए। अब है 8 सेमी, बड़े गोले की थी 8 सेमी, तो ये हो गया 8 का क्यूब, और ये है पिघलाया गया गोला 0.5 सेमी त्रिज्या की है, तो ये होगा 5 सेमी का मतलब है ये 0.5 इसका क्यूब। अब इसको हम देखते हैं, सोल्व करते हैं, तो जो पॉइंट है वो 10 ऊपर चला जाएगा एक तरह से, और 10 भी कितनी बार जाएगा? 3 बार में, और जिसका मान हो जाएगा 5। आगे सोल्व करते हैं एक बार इसको, यहाँ नीचे की साइड में, तो ये अपने सामने हो गया 8 8 8, और यहाँ हो गया हमारे सामने 10 10 और 10, और ये हो गया हमारे सामने 5 5 और 5 5 1 2 3, ये तीनों कट गए, और ये मान हो गया 2 2 और 2, ये भी होगा 8
तो ये होगा 8 × 64 और ये भी होगा 8 × 64 और 64 × 64 का मान होता है 4 × 16 6 आएगा। ये इसी तरह सी आंसर। वीडियो मेन मॉडल का पेपर फर्स्ट खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग रोहिला क्लासेज। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके लिखिए। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।